हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक सिंह एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। जैसा कि आप लोग अभी कुछ दिनों से एनसीईआरटी क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कल आपको सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रक की पार्टनरशिप कैसी है इसके बारे में बताया था कि कौन कितनी हिस्सेदारी के साथ आगे बढ़ता है। आज हम बताने वाले हैं कि जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ नियोजित हैं और कैसे कैसे वो अर्थव्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में और धन के अर्जन में। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आलेख 2 सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। आलेख 2 यानी कि जो चित्र फिगर में हमने 2 में देखा कि वहाँ सकल घरेलू उत्पाद में जो तीनों क्षेत्रक हैं वह जो हिस्सेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं वह परसेंट में ही है। अब आप 30 वर्षों में क्षेत्रकों के बदलते महत्व को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 8 गुना वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में महज 2.5 गुना ही वृद्धि हुई। तृतीय क्षेत्रक पर भी यही बात लागू होती है। सेवक क्षेत्रक में उत्पादन में 11 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 3 गुना से भी कम वृद्धि हुई। अब इस सारांश का मतलब ये है, हम थोड़ा इस टॉपिक का, इस पैराग्राफ का सारांश समझेंगे कि वृद्धि तो हुई, औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में भी 8 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन जो वस्तुओं का, जो सामानों का मैन्युफैक्चर हुआ, प्रोडक्शन हुआ, उसको प्रोडक्शन करने के लिए जितने लोग पहले थे, लोग तो उतने ही रहे, उन्हीं से काम चलाया गया। जैसे 10 लोगों की ज़रूरत जब पड़ी तो जो 5 लोग पहले से ही थे उन्हीं से ही वह काम चला लिया गया। अब जैसे सेवक क्षेत्रक में भी सर्विस के लिए भी अगर लोगों की जैसे आवश्यकता पड़ी तो लोग उसमें भी जैसे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी लोगों की रिक्वायरमेंट तो हुई, लेकिन उनको रिक्रूट नहीं किया गया। चाहे वो डॉक्टर्स के एरिया में हो, चाहे वो शिक्षक के एरिया में हो, चाहे वो जो भी वस्तुएं हैं, सामानें हैं, उसको डिलीवरी करने के एरिया में हो, कोई भी वृद्धि नहीं हुई। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पादन में योगदान केवल 1/4 है। तो जब कहीं किसी को रोजगार नहीं मिला तो लोग गांवों में ही, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, वही कृषि के सहारे ही बैठ गए और कृषि से ही जो भी धन का अर्जन हो रहा है उसी से अपना वो जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ही लोग रुकते गए और काम करते गए। तो अगर हम ये कहें कि जो क्षेत्रक हुआ, कृषि क्षेत्रक में भी अल्प बेरोजगारी आई, क्योंकि कृषि का जो काम है ये तो ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यूअसली चलता रहता है, सीजनेबल वर्क है। जैसे अब धान का सीजन है तो धान के सीजन में लोगों को रोजगार तो मिल जाएगा, जैसे ही यह सीजन खत्म हुआ तब तक, जब तक इस फसल पक नहीं जाता है, उसकी कटाई नहीं हो जाती है, तब तक लोगों को लोग बैठे रहते हैं। तो फसल के पकने तक वो बेरोजगार। और अगर यही वर्क वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जा कर के करते, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जा कर के करते, या कहीं और जहां वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान होता है वहां जा कर के करते, तो उनको 12 के 12 महीनों रोजगार मिलता। तो वृद्धि जो हुई उससे रोजगार में वृद्धि नहीं हुई। यही रीजन है
कि लोगों में अल्प बेरोजगारी व्याप्त हो गई। आइए एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है। असिंचित भूमि, इसके बारे में मैंने पहले की वीडियोस में बताए हैं। असिंचित भूमि का मतलब होता है ऐसी भूमि जहां सिंचाई के कोई भी साधन उपलब्ध ना हो और सिंचाई करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता हो, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपजाती हैं। क्योंकि ज्वार और अरहर एक ऐसी फसल है कि जो कम सिंचाई में भी, कम पानी में भी ये उपज जाती हैं। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। लक्ष्मी के परिवार के 5 सदस्य हैं जो पूरे एक साल उसी 2 हेक्टेयर की भूमि पर वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध ही नहीं है। आप देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। काम तो सभी कर रहे हैं और उनका बराबर बराबर श्रम भी लग रहा है, लेकिन उस श्रम का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। जैसे मान लीजिए 2 हेक्टेयर में 3 लोगों का या 2 लोगों का काम है तो 5 लोग काम कर रहे हैं, तो सिर्फ एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अपना समय को स्पेंड कर रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, जिससे कि उनको कुछ धन मिले, कुछ पैसा मिले। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। इसी को हम क्या कहेंगे? अल्प बेरोजगारी। जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, यही है अल्प बेरोजगारी। इसको लिख लीजिएगा, अल्प बेरोजगारी पूछा जा सकता है। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग है। इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसी अल्प बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है, क्योंकि लोग इसको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। अब मजबूरी है कि खेतों में काम है और 2 लोगों का काम है, 5 लोग फ्री बैठे हैं, तो जा करके बराबर बराबर श्रम विभाजित करके काम करते हैं। तो दिखने में तो बेरोजगार नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो वह बेरोजगार हैं। लेकिन उनसे सही हैं जो बेकार बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आगे आइए देखते हैं एक और उदाहरण के द्वारा। तो ये समझ में आ गया ना कि 2 हेक्टेयर की लक्ष्मी के पास भूमि है और वह उसमें ज्वार और अरहर की खेती करती है। उसके परिवार के 5 सदस्य हैं। वर्ष भर सभी लोग उसमें जाकर के काम करते हैं, बट वो लोग बेरोजगार हैं, लेकिन वो खुली बेरोजगारी के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो अल्प बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। तो इतने टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। भाड़े का मतलब ये है कि चलिए आप हमारे यहाँ काम करिए, हम आपको इसके बदले दाम देंगे, पैसा देंगे, जो भी आपका बनता है। और कौन कह रहा है? एक भूस्वामी है जिसके पास बहुत सारी भूमि है, उसका नाम सुखराम है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है। अभी तक तो सिर्फ अपने ही खेतों में काम करते थे तो कोई आमदनी नहीं होती थी, लेकिन जब सुखराम के यहाँ जाकर के वो काम करेंगे तो उनको कुछ न कुछ आमदनी मिलेगी। चूंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी
और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे। स्वाभाविक बात है कि अगर 2 लोग उसमें 5 में से चले जाते हैं तो किसी की सेहत पे असर नहीं पड़ने वाला है। कृषि की उत्पादन क्षमता उतनी ही रहने वाली है। बस क्या है कि लक्ष्मी के परिवार की जो वार्षिक आय थी वह और इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 2 लोग बाहर से काम करके लाएंगे और 3 लोग खेतों में करेंगे, तो जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से चलता रहेगा फैमिली का। ऐसे ही भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं, लेकिन क्या करें, उनके पास रोजगार ना होने से उनके आय में वृद्धि नहीं हो रही है। तो ये समझ में आ गया कि लोग कहाँ कहाँ नियोजित हैं और क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे बेरोजगारी अभी भी व्याप्त है। आओ इन पर विचार करें। आरेख 2 और 3 में दिए गए आंकड़े का प्रयोग कर सारणी की पूर्ति करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ये आप दोनों आरेख देखिएगा और उसी से ये क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, इसको फिल करिएगा। इफ़ आप लोगों को नहीं आता है तो कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं, आपको निस्संदेह बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम आपको पढ़ाएंगे अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टीम IAS पॉइंट के साथ जुड़े रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए, अपने सपनों को पूरा करते रहिए। थैंक यू सो मच।